हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम DPP 3.1 का डिस्कशन करेंगे। दिस इज द DPP बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छे बेसिक क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 क्या देखते हैं? देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x डायरेक्शन इफ द वर्क डन on moving a point 2 column charge through a distance of 2 meters along a line making an angle of 60 degree with the x axis is 4. ओके तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वर्क डन जो है इन दिस केस इज इक्वल टू 4 और चार्ज का वैल्यू 0.2 कूलम दिया हुआ है एंड डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स दिया हुआ है। तो मैंने डायग्राम में शो किया है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है ओ टू पी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया 2 मीटर्स इन दिस केस। तो वर्क डन निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है, वर्क डन निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह हमने क्या लिख के रखा? देखो, फोर्स की जगह हमने क्यू इंटू ई वैक्टर लिख के रखा है, दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? लेट्स सी, अगर इसको ओपन करते हैं, दिस इज क्यू ई इंटू ओ पी इंटू cos of angle between force and displacement, electric field and displacement, they're making an angle of what? 60 डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है ना। चार्ज की जगह हमने क्या लिख के रखा है? 0.2 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने क्या लिख के रखा है? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है। ओके, ओपी की जगह क्या दिया हुआ है? 2 मीटर्स एंड cos 60 in this case is what? Half, and work done in this case is given as what? 4. So 2 gets cancelled in this case, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम देखें इन दिस केस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? दैट इज E इक्वल टू 4 तो पहले से था डिवाइडेड बाय 0.2, दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन अगर हम देखते हैं 1 का, ऑप्शन होगा डी, बिकॉज नन ऑफ दिस, यहाँ पर एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी, देयर आर 4 इक्वल चार्जेस क्यू प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, राइट। देयर आर 4 इक्वल क्यू चार्जेस है, 4 कॉर्नर्स पे रखा गया है। एट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ साइड है, हर एक साइड का वैल्यू ए दिया हुआ है। वर्क डन इन रिमूविंग ए चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम सेंटर टू इन्फिनिटी, सेंटर से माइनस क्यू चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी तक लेके जाए तो कितना वर्क डन होगा, वो पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। In this case अगर हम work done by external agent करें, that is directly equal to what? Change in potential energy of the system। तो वो निकालने के लिए हम सबसे पहले O पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं कि O पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल एट द पॉइंट O इस Q चार्ज के लिए लिखते कितना होगा? दैट इज K Q बाय डिस्टेंस। इन दिस केस वो कितना होगा? दैट इज A बाय रूट 2। इज दैट क्लियर? ऐसे कितने सारे चार्जेस है? ऐसे टोटल 4 चार्जेस है, तो हमने इंटू 4 लिख के रखा है। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 4 रूट 2, ऊपर किया जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ। अभी पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ पता चल गया, तो एक काम करते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट इन्फिनिटी? Potential at the point infinity in this case is equal to 0. So what is change in potential in this case? That is potential at infinity minus potential at O, because the charge basically has moved from O to at into infinity, right? So final minus initial, V infinity minus V naught, नॉट सॉरी V0। सो इन दिस केस यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी में हम 0 पुट कर देंगे और यहाँ पर माइनस VO के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? दिस इज 4 रूट 2, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई ए, राइट। सो फाइनली ये कितना आ जाएगा? दिस इज माइनस 4 रूट 2 के क्यू डिवाइडेड बाई ए। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा है कि अगर हम +1 कूलम चार्ज को ओ पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं, तो इन दैट केस कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, एक कूलम को लेके जाते हैं। तो अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो वो क्या होगा? मुझे पता है कि अगर मैं एक कूलम को लेके जाता हूँ तो डेल वी अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। हम लेके किसको जा रहे हैं? माइनस क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा? डेल वी इंटू माइनस क्यू। इज दैट क्लियर? तो इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो, डेल वी की जगह ऑलरेडी एक माइनस है, डेल वी के वैल्यू पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा दैट इज 4 रूट 2, दैट इज के क्यू स्क्वायर divided by A. So this is the change in potential energy in this case. Is that clear? और अभी यहाँ पर अगर हम work done by external agent लिखते हैं, right? तो that is directly equal to what? Change in potential energy. यही याद है ना? Work done by
external agent is equal to change in potential energy, and change in potential energy is equal to negative of work done by electric field. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4√2 दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए. ढूंढते हैं किस में ये हमको मिल सकता होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर हम 4√2 के क्यू स्क्वायर हमें रखते हैं यहाँ पर, और नीचे ए है, सॉरी इस के को इस के को अगर हम नीचे लिखेंगे, चलो इस के को अगर हम नीचे लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं. ठीक है ना, के की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 को मार देगा, सो हमको फाइनली क्या मिलेगा, दैट इज √2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है ना, दैट इज इन दिस केस ए पाई एप्सिलॉन नॉट. चलो देखते हैं कहाँ पर है, √2 क्यू स्क्वायर बाय ए पाई एप्सिलॉन नॉट. सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. 2 का आंसर सी है. ठीक है, आई होप सो तुमको ये समझ में आया. सीधा सीधा क्वेश्चन है, हमने सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल निकाला जो सबसे इंपॉर्टेंट था, और पोटेंशियल जितना चेंज होगा उसके साथ अगर हम क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा. एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन दिस केस इज नथिंग बट इक्वल टू डायरेक्टली इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें था जो तुमको याद रखना है. आई होप सो तुमको ये समझ आया. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. सीधा सीधा क्वेश्चन है. देयर आर टू charges, electric charges, 12 microcoulomb and -6 microcoulomb, and they're placed 20 centimeter apart. 12 microcoulomb है, -6 microcoulomb है, और 20 centimeter का गैप है उनके बीच. There will be a point P on the line joining the charges and outside the region between them, at which the electric potential is 0. मतलब बोला है कि इन दोनों के बीच ये जो एग्जिस्ट है, इस लाइन के अलॉन्ग ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पर उनका पोटेंशियल 0 है, लेकिन उनके बीच नहीं लाई करता. इट लाइज बियॉन्ड द स्पेस बिटवीन देम. इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसके बाहर लाई करता है. तो पूछा है देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम -6 माइक्रोकूलम चार्ज, मतलब जहाँ पर पोटेंशियल 0 है उस पर्टिकुलर पॉइंट का -6 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस कितना है. ठीक है ना. अच्छा, अभी एक बात ये बताओ कि मैंने तुमको पहले भी बताया था वीडियोस में, अगर कहीं पर पोटेंशियल 0 हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, न्यूट्रल पॉइंट जो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल 0 होता है, वो हमेशा वीकर चार्ज के सामने ही लाई करेगा ना. तो क्वेश्चन इज ऐसा क्यों, मैंने ये भी समझाया था. देखो, ये चार्ज -6 माइक्रोकूलम, दिस इज अ वीक चार्ज राइट, एज कम्पेयर टू 12 माइक्रोकूलम. तो उसको हम डिस्टेंस का एडवांटेज देते हैं, बिकॉज ये सोच के देखो कि -6 माइक्रोकूलम इस जगह पर जितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, 12 माइक्रोकूलम भी उतना ही पोटेंशियल क्रिएट करता है. तो -6 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड वाइज तो वीकर चार्ज है, तो डिस्टेंस कम होगा तो वो ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट कर पाएगा. एंड 12 माइक्रोकूलम इवन तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बट डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण एक दूसरे के पोटेंशियल को ये लोग कैंसिल आउट कर पाएंगे. -6 microcoulomb x distance, because it is nearer to point P, it has got the distance advantage. तो वो 12 माइक्रोकूलम के जैसा पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है, एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये जो मैंने तुमको पॉइंट बताया, ऑलवेज लाई नियर द वीकर चार्ज जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, इसको हमेशा याद रखना. अभी तो सीधा सीधा कर सकते हो. Q1 जो है इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज K 12 माइक्रोकूलम, मतलब 12 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखो, दिस इज 20 सेंटीमीटर्स, मतलब 0.2 मीटर्स, प्लस ये डिस्टेंस हम क्या मान सकते हैं, x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है. इज दैट क्लियर. प्लस k इंटू -6 माइक्रोकूलम का कितना होगा, हमेशा साइन के साथ पुट करना है. दिस इज -6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना होगा, x, दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर फाइनली पोटेंशियल 0 हो जाएगा. ये कैलकुलेशन मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा, इट विल टेक सम टाइम. तुमको बस कैलकुलेशन करना है, और x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 0.2 मीटर्स. x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 0.2 मीटर्स. 0.2 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. ठीक है, आई होप सो इफ एंजॉयड दिस. सो इफ आई सी द ऑप्शंस में आई थिंक सो ये जो C वाला ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.2 मीटर्स. ठीक है, दिस इज 5 का C होगा करेक्ट आंसर. ठीक है, फाइन. तो आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. 6 में ऐसा है कि ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 मीटर्स का रेडियस है,
2 meters का रेडियस है is charged to a potential of 120 volt is now placed inside another hollow spherical conductor of radius 6 meters, right? Calculate the potential to which the bigger sphere would be raised, right? अच्छा, तो देखते हैं। ये पहले का स्फीयर है, इसके पास ऑलरेडी इसको हमने 120 वोल्ट पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा, मैंने प्लस क्यू चार्ज मान लिया, ठीक है ना। अभी फॉरगेट अबाउट द ब्लू कंडक्टिंग शेल, इसके बारे में भूल जाओ। अभी सिर्फ तुमको दिखाई दे रहा ये जो रेड कलर का स्फीयर है, सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ब्लू वाला स्फीयर कहानी में बाद में आएगा। तो अगर मैं कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करूँ, इसके सरफेस में अगर 120 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज के क्यू by radius in this case, right? So radius in this case क्या हो जाएगा? That is 2 meters, that is 2 meters and that is given as what? That is given as 120 volt। बात को समझो, that is given as 120 volt। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम k into q निकाल सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा? That is 240, correct? That is 240। ये हमको पता चल गया। अभी देखो सेकेंड केस में अगर ये बोला गया है कि देयर इज अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6 मीटर्स और उसके अंदर स्फीयर को रखा गया है, तो बड़े वाले ये जो शेल है, ये वाला जो स्फीयर है, इसका पोटेंशियल कितना है? चलो मैं इसको बी डैश बोलता हूँ, ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अभी देखो किसी जगह पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो मुझे सारे चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस का कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। एक तो क्यू चार्ज ऑलरेडी है ही यहाँ पर। अभी ये सोच के देखो कि यहाँ पर अगर क्यू है, तो इसके इनर सरफेस पे क्या आएगा? माइनस क्यू आएगा। इसके आउटर सरफेस पे कितना आएगा? प्लस क्यू आएगा। तो ऐसे होल ये जो बाहर वाला शेल है, इसके पास तो कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज माइनस क्यू प्लस क्यू दे विल कैंसिल आउट। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इस बाहर वाले शेल पे अगर कोई पोटेंशियल बनाएगा, वो यही बनाएगा, ये जो क्यू दिख रहा है वही बनाएगा। तो इस क्यू के कारण अगर बाहर वाले जगह पर मुझे पोटेंशियल बताना है, तो हमने क्या सीखा है? इस क्यू को पूछूंगा ये बताओ कि तुम यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनाओगे, तो क्यू बोलेगा सर ये जो जगह है ये हमारी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आपको अगर यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो आप सारे चार्जेस को सेंटर पे कंसंट्रेट कर दो। तो मैं क्या करूँगा, सारे क्यू चार्ज को अगर सेंटर पे कंसंट्रेट कर दूंगा, सेंटर से ब्लू वाले शेल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 मीटर्स। तो पोटेंशियल इन दिस केस कितना हो जाएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज के क्यू by 6, this is the potential of the outer shell। और हमने पहले ही के क्यू का वैल्यू निकाल कर रखा है, वो कितना है? 240। तो हमने यहाँ पर 240 पुट कर दिया, नीचे कितना है? 6, तो कितना हो जाएगा? 40। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स जो बाहर वाला स्फीयर है उसका पोटेंशियल हो जाएगा 40 वोल्ट। इफ आई सी द ऑप्शन, इट इज ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सो तुमको समझ में आया, ठीक है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन द रेक्टेंगल शोन बिलो, टू कॉर्नर्स हैव चार्जेस q1 इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, q1 -5 माइक्रोकूलम एंड q2 2 माइक्रोकूलम है। द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 3 माइक्रोकूलम, एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और पूछा है कि इसको मूव करवाने कितना काम करना पड़ेगा फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी टू मतलब इस तरफ लेके गया है, फ्रॉम बी टू ए, ठीक है ना। कितना काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को लेके इन दिस केस। और हमको पता है कि एक्सटर्नल एजेंट का काम कितना है? दैट इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? एक कूलम को अगर तुम बी टू ए लेके जाते तो पोटेंशियल कितना चेंज होता? पोटेंशियल चेंज होता वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अभी अगर क्यू चार्ज को लेके जाओगे, एक कूलम के लिए इतना पोटेंशियल एनर्जी वी ए माइनस वी बी क्रिएट होता है, तो क्यू चार्ज को अगर लेके जाओगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा? क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। इज दैट क्लियर? बस अभी हमको सिर्फ वी ए माइनस वी ए और वी बी निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम वी ए निकालते हैं, ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, के लिख दिया हमने -5 माइक्रोकूलम मतलब -5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, दैट इज 15 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है ना। ये हो गया Q1 का कंट्रीब्यूशन। अभी अगर हम Q2 का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा? दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा ए पॉइंट का पोटेंशियल। ये कैलकुलेशन मैं स्किप करूंगा और डायरेक्टली लिख दूंगा, तुम लोग करके देखना। दैट इज 10 टू द पावर 6 बाई 15 वोल्ट आता है इन दिस केस, ठीक है। दिस इज 10 टू द पावर 16 बाई 15 वोल्ट आता है। तो अभी अगर हमको वी बी निकालना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमको वी बी निकालना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, -5 माइक्रोकूलम का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, दैट इज के इंटू -5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना होगा भाई? ये डिस्टेंस होगा 5
into 10 to the power minus 2 प्लस k into माइनस 5 माइक्रो कोलम का कंट्रीब्यूशन देख लिया, अभी 2 माइक्रो कोलम का कंट्रीब्यूशन देखना है तो कितना होगा, दैट इज 2 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज 15 into 10 to the power minus 2 और इसका जो आंसर आता है वो माइनस में आता है, दैट इज माइनस 13 by 15 माइनस 13 by 15 into 10 to the power 6 volt. In this case that is 10 to the power 6 volt. समझ में आया? बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देना। अगर मैं वैल्यूज पुट करना चाहूँगा, चलो यहाँ पर अगर ये वैल्यू पुट करूँगा इन दिस केस तो क्या होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन दिस केस क्यू के जगह कितना है 3 माइक्रो कूलम, दैट इज 3 into 10 to the power minus 6 एंड दैट इज बेसिकली हम बी टू ए लेके जाते हैं तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे 15 आ जाएगा माइनस ऑफ यहाँ पर कितना आएगा, वी बी का अगर पोटेंशियल पुट करूँगा माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 by 15 इंटू कम ऑन 10 to the power 6। सो इसको सॉल्व करोगे तो तुमको वर्क डन पता चल जाएगा और इसका आंसर निकलता है 2.8 joules as far as it is showing, that is 2.8 joules is the correct answer in this case and that is option A। ठीक है, सिंपल सा था बट इट इज जस्ट रिमाइंडिंग अस द फैक्ट कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का क्या कनेक्शन है। देखो एक बात आपको हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल इज जस्ट ए कंसेप्ट दैट मेक्स आवर लाइफ इजियर, पोटेंशियल एनर्जी का ही छोटा भाई है। जब हम +1 कॉलम के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है उसको हम पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू चार्ज के लिए होगा कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, दैट इज क्यू इनटू डेल वी, बस ऐसे करके जस्ट अप्लाई करना है। और एक्सटर्नल एजेंट जो होता है दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली इक्वल टू अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, सर माइनस होना चाहिए था, माइनस इस केस में नहीं होता, माइनस केस में होता है व्हेन यू टॉक अबाउट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। व्हेन यू टॉक अबाउट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तब इनके बीच के रिलेशन में एक माइनस साइन आता है, that is del u equal to negative of work done by conservative force। बट ये एक्सटर्नल एजेंट है, इसमें कोई माइनस नहीं आएगा। एक्सटर्नल एजेंट जितना काम करता है वही काम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इफ द प्रोसेस इज डन, माइंड इट, इफ द प्रोसेस इज डन वेरी स्लोली, अगर एक्सटर्नल एजेंट एक्सेलरेट करा देता है सिस्टम को तो कुछ एनर्जी पोटेंशियल में स्टोर होगा और कुछ एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने बताया था तुम लोगों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 ऐसा कि चार्ज माइनस क्यू एंड अनदर चार्ज प्लस क्यू आर केप्ट एट द पॉइंट्स ए एंड बी। देखो ए एंड बी पॉइंट्स में दो पॉइंट चार्जेस रखा गया है, ए पे माइनस क्यू को रखा गया है, बी पे प्लस क्यू को रखा गया है रेस्पेक्टिवली। कीपिंग द चार्ज प्लस क्यू फिक्स्ड, इसको फिक्स रखा गया है प्लस क्यू चार्ज को। द चार्ज माइनस क्यू एट ए पे जो माइनस क्यू चार्ज है इज मूव्ड टू अनदर पॉइंट सी, ए को सी तक मूव कराया गया है सच दैट ए बी सी फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एल एल एल। तीनों साइड्स का लेंथ मैंने सेम माना बिकॉज इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? द नेट वर्क डन इन मूविंग द चार्ज माइनस क्यू। फिर से सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन, नेट वर्क डन पूछा गया है। ठीक है, एंड वर्क डन इन दिस केस इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस इज व्हाट, क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल। दैट मींस ए टू सी अगर लेके जाओगे दैट इज वी सी माइनस वी ए, ये हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, समझ में आ गया। तो पहले तो एक बात बताओ कि वी ए, पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट ए का किसके लिए, इस प्लस क्यू के लिए, वो हो जाएगा दैट इज के प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल। ए पॉइंट का पोटेंशियल है, हाँ माइनस क्यू को मूव कराएंगे तो क्यू के कारण यहाँ पर कितना पोटेंशियल है वो देखना है हमको। सिमिलरली अगर मैं सी पॉइंट तक लेके जाता हूँ तो सी पॉइंट का पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस क्यू कितना होगा वो देख लेते हैं, एंड दैट इज के प्लस क्यू बाय एल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सी पॉइंट का पोटेंशियल एंड ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। किसके कारण? ये है हमारा सोर्स चार्ज। हमारे कहानी में जो सोर्स चार्ज है दिस इज द सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज के लिए यहाँ पर जितना पोटेंशियल है इस जगह पर भी उतना ही पोटेंशियल है, इस बात को समझो। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि वी ए इज इक्वल टू व्हाट, वी सी। अगर वी ए इक्वल टू वी सी तो ये जो क्वांटिटी है ये भाई क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो, ये जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सीधा साधा क्वेश्चन है, द आंसर विल बी इन दिस केस जीरो वर्क डन। ठीक है ना? सेम कंसेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन में 11 जो क्वेश्चन है ये बहुत सही क्वेश्चन है।
बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं समझने लायक इसमें, उसको डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन पहले समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E whose direction is radially outward varies as distance from origin R as shown in the graph, right? R is a radial distance और यहाँ पर बोला है कि whose direction is radially outward। तो उस डायरेक्शन में इस रेडियली आउटवर्ड अगर मैं मानता हूँ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इमेजिनेशन, मैंने एक पॉइंट चार्ज मान लिया बिकॉज उसका भी फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। एंड और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आर के रेस्पेक्ट में, मतलब आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, जहाँ पर तुमने क्यू चार्ज को रखा है, तो आर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेरी करेगा। और उस ग्राफ को प्लॉट किया गया है कि अगर मैं चार्ज से दूर जाता था, दैट मीन्स 0 इज द पॉइंट वेयर द चार्ज इज लोकेटेड, 4 से √2 मीटर्स पे, 4 से 3 मीटर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वो एक पॉइंट चार्ज के लिए नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पर रेडियल फील्ड एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा बना के रखा है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होने का, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ रेडियल फील्ड, बिकॉज ये डायग्राम से मैं कुछ समझाऊंगा तुमको, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक पॉइंट चार्ज के जैसा नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। E is taken as positive if its direction is away from the origin, fine. Then the work done by the electric field on a 2 coulomb charge, याद रखना 2 coulomb charge पे कितना काम होता है वो पूछा गया है। If it is taken from the point 1,1,0 to 3,0,0, टेंशन मतलब मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है, लेट अस हमने यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा है, ठीक है ना। लेट अस से वेरीज रेडियली, क्यू चार्ज बोलना सही नहीं है, क्यू चार्ज बोलना सही नहीं है, चलो मैं क्यू चार्ज बोलता नहीं हूँ, इट विल बी अगेंस्ट द क्वेश्चन। तो सोचो फील्ड लाइंस रेडियली वैरी कर रहा है, तो यहाँ पर एक लोकेशन है, ए वाला लोकेशन 1,1,0, यहाँ से एक चार्ज को और एक पॉइंट तक लेके गया है, वो पॉइंट क्या है, सी, जिसका कोऑर्डिनेट है 3,0,0। इज दैट क्लियर। तो ए टू सी लेके गया है और पूछा गया है कि 2 कॉलम चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया, ठीक है। अच्छा, तो ये ए वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, अगर इसका कोऑर्डिनेट 1,1,0 होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, √2 मीटर्स। इज दैट क्लियर। अच्छा, सी वाला पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर्स पे। अभी लेट अस गो बैक टू दिस डायग्राम और एक बात बताओ, ओरिजिन से 3 मीटर्स पे जितना पोटेंशियल होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओरिजिन से 3 मीटर्स पे जितना पोटेंशियल होगा इस तरफ, ओरिजिन से 3 मीटर्स पे अगर मैं इस तरफ जाऊं, उस अलग डायरेक्शन में जाऊं, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा, बिकॉज द फील्ड इज व्हाट, रेडियल। तो इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे, ओरिजिन से 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे मुझे हर बार पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सी पॉइंट यहाँ पर है which is at a distance of 3 meters from the origin। तो C point जो कि 3 meters पे है, अगर मैं OA के अलाउं और एक पॉइंट चूज करूं B पॉइंट, जो कि ओरिजिन से 3 मीटर्स पे, कहां से, ओरिजिन से 3 मीटर्स पे है, तो मैं ये कह सकता हूं कि B पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा और C पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों का वैल्यू हैज टू बी सेम, बिकॉज B एंड C आर एट द सेम रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो चाहे तुम ए टू सी लेके जाओ या चाहे तुम ए टू बी लेके जाओ, तो वर्क डन तो एक ही आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं अभी तुमको पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये हम एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं क्या करूंगा, -q इंटू डेल वी, ये कर दूंगा। अच्छा, -q इंटू डेल वी इज द चेंज इन पोटेंशियल, एंड चेंज इन पोटेंशियल इन दिस केसेस हम ए टू सी लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे VC माइनस VA। बट एक बात बताओ, VC एंड VB दोनों का पोटेंशियल क्या है, दोनों का पोटेंशियल तो सेम है। सो इन दिस केस में क्या लिख सकता हूँ, दैट इज -q, इन दिस केस में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर VC के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, VB माइनस VA। बात तो एक ही है, फील आया मैंने क्या कहा, मतलब A टू C तक पार्टिकल को लेके जाना या A टू B तक पार्टिकल को लेके जाना, वर्क डन दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा, मैंने B इस तरफ क्यों माना, ताकि मूवमेंट एक ही डायरेक्शन के अलाउंग हो, एक ही रेडियल डायरेक्शन के अलाउंग हो। दैट मीन्स मैं अगर A टू B लेके जाऊंगा तो R का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। अगर मैं R का वैल्यू लिखना चाहूँ, R का वैल्यू विल वेरी फ्रॉम व्हाट, √2 मीटर्स, ठीक है ना, √2 मीटर्स टू 3 मीटर्स। आर का इनिशियल वैल्यू कितना होगा, पार्टिकल इनिशियली ए पॉइंट पे था तो रेडियल डिस्टेंस √2 मीटर्स पे होगा, एंड फाइनली कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो उसका रेडियल डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर्स। तो एटीबी हमको लेके जाना है, मतलब √2 मीटर से 3 मीटर्स तक हमको मूव करना है। अभी एक बार ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ वेरी ओल्ड आइडिया।
पता होना चाहिए तुमको। देखो हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप चूज किया, दिख रहा है छोटा सा स्ट्रिप, ओके। इसका ये जो विथ है, विथ का वैल्यू कितना होगा डी आर, और ये जो हाइट है, हाइट इज नथिंग बट द वाई कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो छोटा सा स्ट्रिप तुमको दिख रहा है, इसका एरिया कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया डी है, और इसका एरिया अगर हम निकालेंगे दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इन दिस केस इज ई, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इन दिस केस इज व्हाट डी आर, दैट इज ई इनटू डी आर। एक बात बताओ कि ई इनटू डी आर है क्या, E into dr is nothing but small amount of work done by electric field। तो अगर मैं टोटल एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करूं, दैट मीन्स मैं अगर इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालूं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इसके एरिया, ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, आर का वैल्यू √2 मीटर से 3 मीटर्स तक वेरी करता है, मतलब √2 मीटर्स यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करता है। तो इस पोर्शन का एरिया निकालना है, चलो मैं दिखाता हूँ, हमको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इज दैट क्लियर। अच्छा तो एरिया निकालते हैं फटाफट। ओके, एरिया इन दिस केस क्या होगा, लेट अस से एरिया इन दिस केस इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना होगा, दैट इज हाफ, बेस कितना होगा, बेस इन दिस केस इज 3 माइनस √2, 3 माइनस √2 इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड इन दिस केस कितना हो जाएगा 20। दिस इज द वर्क डन ऑन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन +1 कॉलम चार्ज। एक कॉलम पे इतना काम हो रहा है, तो 2 कॉलम पे कितना होगा, जस्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। So this is the work done by electric field and moving the particle from point A to point C, and देखते कैलकुलेशन क्या होगा, 2 gets cancelled and in this case this is 20, पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, this is 3 minus √2 joules। ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस। और अगर हम इसका आंसर चेक करें कि ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है देखते हैं। ओके, दिस इज ऑप्शन डी, 20 इंटू 3 माइनस √2, राइट। ऑप्शन डी 11 का ऑप्शन डी होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना पक्का, बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट थे, अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें, डिस्कस करते हैं। ए पॉइंट चार्ज Q1 प्लस 6e, ये जो पॉइंट चार्ज Q1 दिख रहा है इसका वैल्यू कितना है, दिस इज +6e, दिस इज +6e, एंड Q2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, दिस इज गिवन एज -10e, ठीक है ना। इस फिक्स्ड एट x इक्वल टू 8 नैनोमीटर, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 8 नैनोमीटर, y इक्वल टू 0, ये वाला कोऑर्डिनेट है 8 नैनोमीटर पे, ठीक है। 6e तो ओरिजिन पे ही है, ये वाला ओरिजिन पे है, और जो दूसरा चार्ज है -10e, दैट इज एट अ लोकेशन ऑफ 8 नैनोमीटर। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द xy प्लेन फॉर व्हिच द पोटेंशियल v इक्वल टू 0 अदर देन इंफिनिटी इज अ सर्कल सेंटर्ड ऑन द x एक्सिस एज शोन। जहां जहां पोटेंशियल 0 होता है उसको, उस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया और एक सर्कल पाया गया है, ये जो सर्कल दिख रहा है तुमको, ठीक है ना। तो पूछा कि सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो पहली बात, ठीक है, सर्कल का रेडियस हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, और ये भी समझो कि इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 ही होगा। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि अगर हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, Q2 का कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, Q1 का कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, तो लेट अस से कि हमने इस डिस्टेंस को R1 मान लिया, ठीक है ना। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, दिस इज, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो दिस इज 8 माइनस R1। कुछ आ रहा है समझ में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R1 मान लिया, ये पूरा डिस्टेंस 8 नैनोमीटर है, तो ये कितना होगा 8 माइनस R1। तो सबसे पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है, उसका एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, दोनों का पोटेंशियल लिखते हैं क्या होगा। अगर हम पहले वाले का Q1 का लिखे तो क्या आएगा, दैट इज K, Q1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6c डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस K इंटू Q2 का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे, Q2 का वैल्यू कितना है -10e डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 8 माइनस R1, एंड दोनों का पोटेंशियल ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो R1 का वैल्यू आएगा तुम्हारा, इन दिस केस मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, R1 का वैल्यू इन दिस केस आएगा, दैट इज 3 नैनोमीटर इन दिस केस। एक मिनट, हाँ, दैट इज 3 नैनोमीटर इन दिस केस।
ओके, R1 का वैल्यू हमको पता चल गया, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमको इस पॉइंट में भी पोटेंशियल 0 पता है, तो Q1 का इस तक यहाँ तक का डिस्टेंस को हम मान लेते ऑलरेडी। लेट अस सी, ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये डिस्टेंस R2 है। तो Q1 का यहाँ पर पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ R2, और Q2 का इस जगह तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस 8 है, और ये डिस्टेंस कितना R2 है। समझ में आ गया ना। चलो इस जगह का पोटेंशियल लिखते हैं, Q1 के लिए लिखते हैं। चलो लेट अस टेक, हाँ लेट अस सी Q1 के लिए कितना होगा, दैट इज K, Q1 इज बेसिकली 6e डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज, एक मिनट, दिस डिस्टेंस इज R2, ये डिस्टेंस R2 है। सिमिलरली अगर हम Q2 का कंट्रीब्यूशन देखें, दैट इज K इंटू Q2, दैट इज बेसिकली 10e डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना होगा, 8 प्लस R2, सो दिस इज 8 प्लस R2, एंड दिस एंटायर थिंग इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 0। समझ में आ रहा है। सो इन दिस केस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो R2 का वैल्यू कितना आता है, R2 in this case comes out to be 12 nanometer in this case, right? This is 12 nanometer. ये हो गया आंसर। अच्छा, अभी अगर हमको रेडियस पूछा गया, रेडियस क्या होगा, R1 प्लस R2, ये तो डायमीटर हो गया, तो R1 प्लस R2 का आधा होगा रेडियस, तो रेडियस अगर हमको निकालना है, दैट इज डायरेक्ट R1 प्लस R2, उसका आधा कितना होगा, 3 प्लस 12 कितना होगा, 15 नैनोमीटर, उसका आधा कितना हो जाएगा, 7.5 नैनोमीटर, दैट इज 7.5 नैनोमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर पूछा है, सेंटर तो यहाँ पर है, तो लेट अस से Q1 से x, ये जो XC लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस हमने a मान लिया, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से समझना, ये जो डिस्टेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज रेडियस r, तो a का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले, a का मैग्नीट्यूड निकाले, वो कितना होगा, R2 माइनस r, सो दैट इज R2 माइनस r। अच्छा, R2 का वैल्यू हमने कितना लिख के रखा, 12, और रेडियस हमने कितना निकाला, कम ऑन, रेडियस हमने निकाला 7.5, सो इन दिस केस दैट इज 7.5, तो फाइनली ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, दैट इज 4.5 नैनोमीटर। ठीक है, तो ए का वैल्यू तो हो गया 4.5 नैनोमीटर, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट पूछा है तो साइन के साथ लिखना पड़ेगा। ओरिजिन से ये ए वाला डिस्टेंस का साइन क्या होगा, माइनस, तो रेडियस हो जाएगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 4.5 नैनोमीटर। इज दैट क्लियर, दैट इज ऑप्शन सी। अभी अगर हम देखते हैं पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये तो बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, लिखते हैं चलो, Q1 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, K इंटू Q1 का वैल्यू 6e है, तो 6e के जगह हम e का वैल्यू पुट कर सकते हैं इन दिस केस, ठीक है। पोटेंशियल अगर हम पुट करें 6e, वैल्यूज पुट कर लेना, मैं अभी यहाँ पर पुट नहीं कर रहा, लेट अस से मैं e रखता हूँ इसको, K इंटू 6e, भाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज a, Q1 का सेंटर से डिस्टेंस a है, और वो डिस्टेंस कितना है, 4.5 नैनोमीटर, जस्ट अ मिनट, ओके, 4.5 नैनोमीटर मतलब 4.5 इंटू 10 टू द पावर में -9 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया 6e का कंट्रीब्यूशन, प्लस अगर मैं 10e का कंट्रीब्यूशन साइन के साथ लिखना है, -10e लिख देना, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा 8 प्लस a, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 8 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा, 12.5 नैनोमीटर, दैट इज 12.5 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली कितना मिलेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग करके देखना, 0.77 वोल्ट्स आता है इसका आंसर, ठीक है। मैं अवॉइडिंग द कैलकुलेशन हियर इन दिस केस, मैंने बस समझाया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये का वैल्यूज भी पुट कर देना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो यू विल गेट इट एज 0.77 वोल्ट, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। Is that clear? So this is the entire discussion of DBP 3.1. I hope you enjoyed this. कोई भी डाउट है, please feel free to comment. I will get back to you. ठीक है? So let's close it. Thank you.